नमस्कार दोस्तों, जय योगेश्वर। आपका इस लेक्चर में स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जीवों में जनन कक्षा 12 का दूसरा लेक्चर। और ये पहला लेक्चर आपको बताया जा चुका है, जिसमें बताया गया था जीव विज्ञान की कुछ बेसिक चीजें, जिसमें उसमें प्रकार और उनके जनक कौन होते हैं। और उसमें ये बताया गया था कि जनन क्या होता है, जीवन चक्र क्या होता है, जनन काल क्या होता है। अगर आप और उसके साथ साथ जनन के प्रकार, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताया गया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आइए हम इसको शुरुआत करते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन हम जान चुके हैं इसके पहले ही कि अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन में जब भी कोई संतति उत्पन्न होती है तो उसमें केवल एक ही जनक जीव भाग लेते हैं, ठीक है। और उनमें निषेचन नहीं होता है, युग्मक का निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो अलैंगिक जनन मुख्यतः 6 प्रकार के यहाँ पे लिखे गए हैं। विखंडन होता है, मुकुलन होता है, बीजाणु द्वारा होता है यानी बीजाणु जनन जिसको कहते हैं, खंडन हो गया, पुनरुद्भवन हो गया और कायिक प्रवर्धन हो गया। तो सबसे पहला इसमें प्रकार हम पढ़ना शुरू करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, विखंडन। ठीक है, विखंडन को अंग्रेजी में फिशन कहते हैं। और विखंडन का अर्थ होता है टूटना। अगर कोई एक कोशिका है, ठीक है, ये जो विखंडन होती है ये सरल एक कोश की जीवों में होती है। तो विखंडन में क्या होता है कि एक कोशिका रहेगी और वही एक कोशिका दो बराबर संतति कोशिकाओं में बढ़ जाएगी या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में बढ़ जाएगी। यदि एक जनक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में बढ़ती है तो उसे हम द्विखंडन कहेंगे। समझ रहे हो ना, मतलब दो अगर बराबर संतति कोशिकाओं में बढ़ती है तो उसे हम द्विखंडन कहेंगे। और अगर दो से अधिक संतति कोशिकाओं में बढ़ती है तो उसको हम कहेंगे बहुखंडन। ठीक है, देखो एक द्विखंडन का एग्जाम्पल क्या है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम यूग्लिना हो गया, जीवाणु हो गया। मतलब जितने भी एक कोश के जीव होते हैं, अधिकांश एक कोश के जीवों में द्विखंडन पाया जाता है। यह प्रक्रिया जो होती है अनुकूल परिस्थिति में होती है, मतलब सामान्य जीवन जैसा चल रहा है उसमें ये अपने शरीर की वृद्धि करते हैं, मतलब इनकी कोशिका की वृद्धि होती है और फिर ये दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि ये मान लो कि कोई अमीबा है, जनक कोशिका मान लेते हैं इसको, ये फिर बड़ी होगी, फिर इनके जो केंद्रक हो गए दोनों कोशिकाओं में केंद्रक चले जाएंगे समसूत्री विभाजन के द्वारा और फिर ये समान संतति कोशिकाओं में टूट जाएंगे। समझ रहे नहीं इतना। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, बहुखंडन है। बहुखंडन में बताया गया कि एक जनक कोशिका रहेगी जिसमें दो से अधिक संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये एक जनक कोशिका हो गई जिसमें अमीबा ही बताया गया है। और यहाँ पे देखो ये प्रतिकूल परिस्थिति में होती है और इसमें देखो अनेक सारे ये केंद्रक जो होता है टूट टूट कर अनेक सारे कोशिकाओं का निर्माण कर लिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म अमीबाब कहते हैं। ये सूक्ष्म अमीबाब होते हैं जो क्या होते हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति में वो ऐसे रहते हैं, अनुकूल परिस्थिति जैसे ही आती है फिर वो क्या होते हैं, ये पुटी भवन जो होता है, ये पुटी संरचना जो होती है वो टूट जाती है। और टूटने के बाद जितने भी सूक्ष्म अमीबा होते हैं वो फिर एक नए विकसित अमीबा में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ये प्रक्रिया विकट परिस्थिति में या फिर विपरीत या फिर प्रतिकूल परिस्थिति में उत्पन्न होती है, इसको याद रखना है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है मुकुलन। मुकुलन का मतलब बडिंग होता है। इसमें क्या होता है कि ये एक कोशिकीय जीव भी हो सकते हैं जिसमें मुकुलन होता है, या फिर वो सरल बहुकोशिकीय जीव भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि जो मुकुलन होता है इसमें जीव शरीर से किसी एक स्थान से शरीर की अतिवृद्धि हो जाती है और वो एक कलिका का रूप धारण कर लेती है। वही कलिका उनके शरीर पे तब तक लगी रहेगी जब तक वो विकसित होकर किसी नई संतति में न बदल जाए। ठीक है, इसमें यहाँ बताया गया, देखो मान लो कि इस एक कोश की कवक है, इसमें क्या होता है कि इनके शरीर में उभार उत्पन्न होता है ऐसे, जिसको कलिका कहते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये कलिका विकसित होती है, फिर ये अपने जनक कोशिका से अलग हो जाती है, फिर वो नई संतति कोशिका बन जाती है। और इसमें क्या बताया गया, दूसरा एग्जाम्पल हाइड्रा है। हाइड्रा में देख लीजिए, हाइड्रा का ये जनक कोशिका है या फिर जनक शरीर है और इसके जनक शरीर से कुछ नई, मतलब एक कलिका उत्पन्न हुई जो फिर एक नई संतति का रूप धारण ले लेती है, फिर विकसित होकर अपने जनक शरीर से अलग हो जाएगी। और इसमें क्या बताया गया, अस्पंज है ये। ठीक है, अस्पंज में बहुत सारे देखो बीच में कलिकाएं बन गई हैं। ठीक है, ये कलिकाएं विकसित होकर यहाँ से निकलती हैं, फिर एक नए स्पंज का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने अलैंगिक जनन की दो विधियां समझी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम अभी पढ़ाई आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम शुरू करते हैं अलैंगिक जनन का तीसरा प्रकार। देखिए क्या है, बीजाणुओं द्वारा या बीजाणु जनन।
यह जनन मुख्यतः कवक या शैवाल में पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कवक या शैवाल को कोई विशेष संरचना होती है जिसको अलैंगिक जननी संरचना कहते हैं। उस संरचना में एक पतली कोशिका भित्ति वाली एक कोश की संरचना होती है। ठीक है, जिसको हम बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु एक अनुकूल परिस्थिति, जैसे कि अगर इनको नमी और ताप अच्छे से मिल जाए तो ये बढ़िया से अंकुरित हो जाते हैं और एक नए जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। आओ समझते हैं। यहाँ पे बीजाणु एक पतली भित्ति युक्त एक कोश की संरचना होती है जो मुख्यतः कवक और शैवाल में अलैंगिक जनित संरचना में पाई जाती है। जो नमी व तापमान पाने पर, अगर इसको नमी व तापमान मिल जाए तो ये अंकुरित हो जाती है और फिर एक नई संतति जीव कोशिका में विकसित हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया, जैसे कि सवाल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हो एक प्रकार का बीजाणु होता है। ये एक कोश की संरचना होती है। इसके चारों तरफ एक सुरक्षात्मक आवरण लगा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उसकी भित्ति कहते हैं, जिसके अंदर वो कोशिका सुरक्षित रहती है। तो एक क्लेमाइडोमोनास, इसके ऊपर क्या है, कसाभी है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, गति करते हैं, समझे ना, ये होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये पेनिसिलियम है जो कि एक कवक होता है और इसमें ये अलैंगिक जन संरचना जो पाई जाती है उसको कोनिडिया कहते हैं। समझ आ रहे ना इतना। तो ये कोनिडिया जो होती है जब यहाँ से परिपक्व हो जाती है तो ये आती है भूमि पर या फिर कहीं ऐसे स्थान पे जहाँ पे इसको तापमान और नमी थोड़ी सी मिल जाती है, तो ये अंकुरित होकर एक नए पेनिसिलियम के रूप में उत्पन्न हो जाती है, मतलब पेनिसिलियम के जीव के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। इसी के द्वारा पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि जो क्लेमाइडोमोनास का होता है उसे हम चल बीजाणु कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, कसाव ही पाया जाता है और कसाव की वजह से चल सकते हैं, तो इनको हम चल बीजाणु कहते हैं। और अचल बीजाणु इसमें होता है क्योंकि इसमें कोई कसाव नहीं पाया जाता, तो इसको हम कसाभीहीन कहते हैं। तो ये कोनिडिया होता है, इसको याद रखना है ना। अब चौथा हम क्या समझ लेते हैं, खंडन या खंडीभवन। खंडन का मतलब टुकड़ों में टूट जाना। ठीक है, टुकड़ों में टूट जाते हैं ऐसे जीव शरीर के, जब किसी भी जीव का शारीरिक भाग कई टुकड़ों में टूट जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव में विकसित हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम खंडन या फिर खंडीभवन कहते हैं। इस प्रक्रिया में जनक जीव का शरीर दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है। प्रत्येक खंड पुनः विकसित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। जैसे इसमें क्या है, स्पायरोगायरा यानी ये शैवाल है, रिक्सिया मार्केंसिया ये एक प्रकार के ब्रायोफाइटा होते हैं। ठीक है, प्लांट किंगडम को 5 फाइलम में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एक अच्छा 11th की बात है और अगर मैं पढ़ाऊंगा उसको तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसमें एक एग्जांपल हम स्पायरोगायरा का समझते हैं। ये मान लो कि स्पायरोगायरा एक स्वतंत्र समुद्र सतह पर या नदी की सतह पर तैरती हुई शैवाल होती है, सरल बहुकोशिकीय होती है। ठीक है, ये अपने आप मतलब इसका शरीर जो होता है कई टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, जनन जब इनको करना होता है तो कई टुकड़ों में ये टूट जाते हैं और इनका प्रत्येक टुकड़ा एक नए स्पायरोगायरा में बदल जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, ये प्राकृतिक रूप से खंडन होता है। लेकिन अगर हम अगला 5वां समझे, पुनरुद्भवन या फिर पुनर्जनन, इसमें क्या होता है कि ये कृत्रिम होता है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि यदि प्लेनेरिया तथा हाइड्रा जैसे कुछ सरल बहुकोशिकीय जीवों में पुनर्जनन क्षमता होती है, उसको आगे समझते हैं, जिन्हें अगर कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव में विकसित हो जाएगा। यानी ये कृत्रिम रूप से नहीं होते, प्राकृतिक रूप से नहीं होते, ये प्राकृतिक रूप से हो जाता है। अपने ये मतलब इनका शरीर कई टुकड़ों में बढ़ जाता है, फिर उसके बाद प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव में विकसित होता है। लेकिन इनको अगर हम कई टुकड़ों में काट दे, 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में काट देते हैं, तो इनका प्रत्येक टुकड़ा क्या होता है, एक नए प्लेनेरिया में एक नए जीव में विकसित हो जाता है। जैसे यहाँ की मान लो कि एक प्लेनेरिया है, ये एक प्रकार का प्लेटी हेलमिन्थीज होता है, चपटे कृमि के अंतर्गत आता है। इसको हमने क्या किया है, मतलब कई टुकड़ों में ऐसे मान लो कि इसके कई 3 टुकड़ों में काट दिया, इसको पानी में छोड़ देंगे क्योंकि पानी में रहते हैं। तो ये पानी में देखते देखते मतलब कुछ समय बाद या फिर एक दिन बाद देखोगे छोटे छोटे इस प्रकार के प्लेनेरिया 3 टुकड़ों किए रहोगे तो 3 प्लेनेरिया ऐसे उसमें घूमते हुए दिखाई देंगे। तो ये पुनर्जनन का बेस्ट एग्जांपल है। पुनर्जनन हमारे यकृत में भी पाया जाता है, लेकिन वो केवल अंगों में पाया जाता है। जैसे छिपकली की पूंछ में भी पुनर्जनन पाया जाता है, लेकिन इनके पूरे शरीर में पाया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा अंतर है। एक एग्जाम्पल और है हाइड्रा और स्टारफिश यानी सितारा मछली भी जो होता है, जो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत रखा गया है। तो उसमें भी क्या होता है कि ये पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है,
और यहाँ पे हम समझ लेते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है ना, उच्च पौधों में पाया जाता है। उच्च पौधे लैंगिक जनन भी करते हैं, उनके पुष्प में वो लैंगिक जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। पुष्प को छोड़कर पौधे का कोई भी हिस्सा हो, वो एक नए मतलब अनुकूल परिस्थिति में क्या होता है कि उनको विकसित किया जा सकता है, या फिर वो अपने आप प्राकृतिक रूप से विकसित होकर एक नए पौधों के मतलब एक नए संतति का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि कायिक प्रवर्धन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और एक होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो इन दोनों की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको ये समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट भी कर दीजिए वीडियो कैसा है। और इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो ऐसा करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले हमारे पास उस प्रकार का बोर्ड नहीं है, लेकिन आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।